नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 23 से चंबल घाटी परियोजना की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ रहे थे, तो उसमें जो लिफ्ट नहरें थी उनके पुराने नाम और नए नाम किस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे, जिनको हमने एक छोटा सा सूत्र बना दिया है। उस सूत्र से आप पुरानी जो लिफ्ट नहरों के नाम हैं और उनको बदल करके उनकी जगह नई लिफ्ट नहरें जो बनाई गई हैं उनको किस प्रकार से आप याद करेंगे, वो हम बात करेंगे। पहले एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट वीडियो में हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि डायग्राम जो था वो नोट्स में जो बना हुआ डायग्राम था। अगर आपको वो डायग्राम समझ में नहीं आई तो मैंने अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये डायग्राम भी मैंने टेलीग्राम ऐप पर डाल दिया है, और आज मैं इस डायग्राम को वीडियो में भी लेके आया हूँ। ये आपके पाठ्यपुस्तक में बना हुआ डायग्राम है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये तो इसमें नॉलेज पार्ट के रूप में आपको वैसे भी प्राप्त हो गया है। 31 मार्च 1958 को शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। और उद्देश्य क्या रहा है वो भी हमने अध्ययन कर लिया। रेगिस्तान को हरा भरा करना इसका उद्देश्य रहा है। तो ये चीज़ें तो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ ली हैं वैसे भी। और ये देखिए, यहाँ पे एक नॉलेज पार्ट ये भी हमने थ्योरी में पढ़ लिया था कि मोहनगढ़ में द्वितीय जो चरण है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, उसका समाप्ति बिंदु मोहनगढ़ है जैसलमेर में, जिसको हम 0 पॉइंट, ये यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में 0 पॉइंट बोलते हैं। और फिर ये यहाँ से मोहनगढ़ से गडरा रोड जो बाड़मेर में है, ये मतलब प्रस्तावित समाप्ति बिंदु है। प्रस्तावित समाप्ति बिंदु है। जब ये बन जाएगी तो यहाँ तक ये जब ये बन जाएगी तो समाप्ति बिंदु इसका गडरा रोड बाड़मेर में होगा, अंतिम पॉइंट जो है। तो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक ये जो आपको ब्लैक सी जो लाइन दिख रही है जिसके ऊपर मैंने रेड चला दिया है, तो इस शाखा को बाबा रामदेव उप शाखा कहते हैं। वैसे तो मुख्य शाखाएं कितनी हैं? 9 शाखाएं हैं, 8 लिफ्ट नहरें हैं। तो ये मोहनगढ़ से गडरा रोड तक जो ये लिखा हुआ है बाबा रामदेव उप शाखा, शाखा नहीं है, ध्यान देना, उप शाखा है, शाखा की भी छोटी शाखा, ठीक है ना। तो ये उप शाखा के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है मोहनगढ़ से गडरा रोड तक। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, या जो नोट्स में आपके पास में पहले डायग्राम आ चुका है उस डायग्राम में इस डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं। तो दोनों में से डायग्राम तो एक ही बनाना है, ठीक है ना। साथ में ही देखिए यहाँ पे लिफ्ट नहरों को लेकर हमने ये बात भी कर ली थी कि प्रत्येक लिफ्ट नहर जो पूर्व की ओर लिफ्ट नहरों के द्वारा जल को जो चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अपेक्षाकृत पूर्वी भाग अधिक ऊंचा उठा हुआ है, तो ऊंचाई वाले भागों की ओर जल को पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे 60 मीटर तक जल उत्थान करती है। एक लिफ्ट नहर जो है 60 मीटर की ऊंचाई तक जल को धकेलने का कार्य करती है, पुशअप करने का कार्य करती है। ये चीज़ में नॉलेजेस पार्ट के रूप में हमने पहले पढ़ ली थी। आज हम ओवरऑल इस डायग्राम से हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से मैं आपको और छोटा करके इसमें बता दूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि एक तो देखिए ये हरीके बैराज जो बनाया गया है, देखिए आपको ये नदी दिख रही है, इधर से ये कौन सी नदी आ रही है? व्यास नदी आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसी ये सीधी कौन सी नदी जा रही है? ये सतलज नदी जा रही है। अब दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं इस जगह, है ना। और यहीं पे क्या बना दिया गया है? बांध बना दिया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? हरीके बैराज, हरीके बैराज। और यहीं से अब देखिए ये दो लाइनें जहाँ पे आपको ये दिख रही है ना, 2 लाइनें, अब ये 2 लाइनों तक का जो भाग है ये राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान फीडर वह भाग है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जिसमें से किसी भी प्रकार की कोई नहर या उपनहर या वितरिकाएँ नहीं निकाली गई हैं सिंचाई के लिए। ये पूरी तरह से पक्का भाग है ना। इसमें से कोई कहीं से भी पानी निकाला नहीं गया है, जिसको फीडर कह रहे हैं, फीडर नहर कह रहे हैं, फीडर नहर कह रहे हैं, जो राजस्थान फीडर है ना। उसके बाद में ये मसीता वाली हेड जो बिंदु है यहाँ से लेकर के मोहनगढ़ तक ये GNP मतलब क्या हुआ?
और आई इधर है, आई इधर नीचे हम लिख देते हैं IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका मुख्य नाम है और ये मुख्य नहर है, ठीक है ना, ये मुख्य नहर है। अब इसमें देखिए आपको 9 शाखाएं भी दिखाई दे रही होंगी। एक तो राउतसर शाखा इधर है, उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा है, पूगल शाखा है, दातौर शाखा है, बीसलपुर शाखा है, चारणवाला शाखा है, राउतसर शाखा चूरू हनुमानगढ़ में है, यहाँ पे ये राउतसर शाखा है। उसके बाद में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो है ये आपके गंगानगर में हैं दोनों। उसके बाद में पूंगल, दातौर, बीसलपुर, चारणवाला, ये 4 जो शाखाएं हैं ये आपके बीकानेर में हैं। उसके बाद में शहीद बीरबल शाखा और सागर मल गोपा शाखा, दोनों ये जो शाखाएं हैं ये आपके जैसलमेर में हैं। तो ये शाखाएं हो गई। और इसकी हमने बात की थी अभी, बाबा रामदेव उप शाखा, ये शाखा नहीं है, उप शाखा है जो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक है। उसके बाद में इधर देखिए आपको सारी लिफ्ट नहरें भी दिखाई दे रही होंगी। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर एक लिफ्ट नहर हो गई। दूसरी पन्ना लाल, ये दूसरी है कंवर सैन लिफ्ट नहर, यहाँ पे ये कंवर सैन लिफ्ट नहर है दूसरी। उसके बाद में यहाँ पे पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर है 3 नंबर पर। उसके बाद में 4 नंबर पर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। 5 नंबर पर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है 6 नंबर पर। 7 नंबर पर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, यहाँ पे ये रही। और सबसे अंत में कितनी हो गई ये 7 हो गई ना। और एक गंदेली साहवा लिफ्ट नहर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं। देखिए इनको काउंट करें अपन, 1 2 3 4 5 6 7, एक लिफ्ट का नहर का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ओवरऑल देखिए अपन बात कर लेते हैं तो सारी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं उनको लेकर के हमने एक छोटा सा सूत्र आपको स्क्रीन पे बड़ा करके मैंने दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सभा में, हालांकि सभा भा जो है ऐसा आता है मुझे पता है, ये आता है भा, लेकिन याद करने के पर्पज़ से हमने बा ले लिया है, ठीक है ना, ये वाला नहीं लिया। तो यही वाला सही रखें आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यही ठीक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभा में लफंगे को पीटो जो, अब जो तक तो आपको ऊपर वाली जो लाइन है उसमें रखना है, जो तक तो यहाँ तक रखना है, जो तक तो यहाँ रखना है। सभा में लफंगे को पीटो जो, अब ऊपर वाली लाइन में आप बस इतना ही लिखना है आपको। अब इसके जस्ट नीचे फिर क्या लिखना है, सभा में लफंगे को पीटो जो कुत्ते का जाप कर जय राम बोल रहा है, ये ठीक है ना, कुत्ते का जाप कर जय राम बोल रहा है से हमारे को कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ वाक्य को जोड़ने के लिए बनाया गया है। हमारे जो 8 लिफ्ट नहरें हैं उनका नाम तो ऊपर वाली दोनों लाइनों से निकलेगा। सभा में लफंगे को पीटो जो कुत्ते का जाप कर जयराम बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो ऊपर वाली लाइन है ये पुराने नाम, इससे पुराने नाम निकलेंगे और पुराने नामों से नए नाम जो बनेंगे वो नीचे वाली लाइन से बनेंगे, नए नाम नीचे वाली लाइन से बनेंगे। अब एक एक को लेकर के हम बात कर लें। अब सबसे पहले से क्या निकलेगा, से जो है सबसे पहले तो से का मतलब तो क्या हुआ, गंदेली साहवा लिफ्ट नहर, ध्यान आ गया होगा आपको, साहवा लिफ्ट नहर तो मतलब क्या हुआ, गंदेली साहवा, पूरा नाम गंदेली साहवा है और वैसे से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साहवा लिफ्ट नहर। अब साहवा से कू है, अब कू का मतलब क्या हुआ, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ध्यान आ गया होगा, चौधरी कुंभाराम, ध्यान करिए चौधरी कुंभाराम है ना, तो हमने मैन शब्द को ही ले लिया, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो पुराना नाम गंदेली साहवा लिफ्ट नहर और नया नाम क्या हो गया, कुंभाराम, तो मतलब चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। उसके बाद में बा का मतलब क्या हुआ, बा का मतलब बांगड़सर लिफ्ट नहर,
बा का मतलब क्या हुआ, इस बा का मतलब क्या हुआ, बांगड़सर लिप्त नहर। और बा से क्या निकलेगा, ते निकलेगा, तेजाजी मतलब वीर तेजाजी, तेजाजी लिप्त नहर हो गया। तो बा का मतलब बांगड़सर लिप्त नहर, और बांगड़सर लिप्त नहर का नया नाम क्या हो गया, तेजाजी, वीर तेजाजी लिप्त नहर। ठीक है ना। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में लय निकलेगा, कै, लय से क्या निकलेगा, लूणकरणसर लिप्त नहर। लय से क्या निकलेगा, इस लय से निकलेगा लूणकरणसर लिप्त नहर। और लय, लूणकरणसर लिप्त नहर का नया नाम क्या हो गया, यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो का मतलब इसको कै कर ले, तो लूणकरणसर लिप्त नहर का नया नाम क्या है, कंवरसेन लिप्त नहर। कै का मतलब कंवरसेन लिप्त नहर, है ना, ये निकल गया। अब उसके बाद में फिर से देखिए, फै का मतलब देखिए, फै का मतलब जा, यहाँ पे ये फै है, ये जा से मिल जाएगा। तो फै का मतलब सबसे पहले तो फै का मतलब क्या हुआ, फलोदी लिप्त नहर। फै का मतलब, फै का मतलब फलोदी लिप्त नहर। और नया नाम क्या हो गया, जा को जय कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जम्बेश्वर हो गया ना, जा का जय कर लेंगे। तो फै का मतलब फलोदी लिप्त नहर। अब फलोदी लिप्त नहर का नया नाम क्या है, जम्बेश्वर लिप्त नहर। जम्बेश्वर मतलब गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर, है ना। उसके बाद में गे है, गे है ना, तो इसका क्या कर लेंगे अपन, गे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए इसका नाम, तो गजनेर लिप्त नहर हो गया ना, गजनेर। और इससे गजनेर से गजनेर लिप्त नहर, गे का मतलब गजनेर लिप्त नहर। और पै है आगे, जाप में पै लिखा हुआ है ना, तो पै का मतलब क्या हुआ, पन्ना लाल बारूपाल लिप्त नहर। गजनेर लिप्त नहर का नाम क्या हो गया, पन्ना लाल बारूपाल। तो गे से पै मिल रहा है भाई। सै तो देखिए, सै तो हमने कैसे मिलाया, कुंभाराम से, और बा को हमने ते से मिलाया, लय को हमने का से मिलाया, फै को हमने जा से मिलाया, गे को हमने पै से मिलाया, तो पन्ना लाल बारूपाल हो गया गजनेर लिप्त नहर का नाम। उसके बाद में को है, तो को का मतलब क्या हुआ, कोलाई तो हो गया ना, को का मतलब कोलाई। अब को हम कर से मिला देंगे, को हम कर से मिला देंगे, तो को का मतलब कोलायत लिप्त नहर। और कर मतलब डॉक्टर करणी सिंह, कर मतलब करणी सिंह, को मतलब कोलायत लिप्त नहर। अब कोलायत लिप्त नहर का नया नाम क्या हो गया, करणी सिंह। कर का मतलब करणी सिंह और डॉक्टर करणी सिंह। ठीक है ना। उसके बाद में पी है। अब पी को हम क्या करेंगे, पी को हम जैसे मिला देंगे, पी को हम जैसे मिला देंगे। पी का मतलब क्या हुआ, पी को हम पो कर लेते हैं, पी को हम पो कर लेते हैं, तो पी का मतलब पो हो गया। तो पो का मतलब क्या हुआ, पोकरण लिप्त नहर, पोकरण लिप्त नहर। अब पोकरण लिप्त नहर का नया नाम क्या हो गया, जय है ना यहाँ पे, तो इस जय को पूरे को लेंगे एक साथ, तो जय नारायण व्यास लिप्त नहर, जय नारायण व्यास लिप्त नहर हो गया ना। टो से कोई कुछ भी नहीं निकलेगा, टो से ये, इससे कुछ नहीं निकलेगा। उसके बाद में फिर अगला जो है, इसका मतलब क्या हुआ, जोधपुर लिप्त नहर। जो का मतलब क्या हुआ, जोधपुर लिप्त नहर। और यहाँ पे जय राम लिखा हुआ है ना, ये राम लिखा हुआ है पूरा, तो राम का रा ले लेंगे सिर्फ, तो जो को किससे मिला देंगे, रा से मिला देंगे। तो रा का मतलब क्या हुआ, राजीव गांधी लिप्त नहर। जोधपुर लिप्त नहर का नया नाम क्या हो गया, राजीव गांधी लिप्त नहर। समझ गए। तो इस प्रकार से सै को हम कू से मिला रहे हैं, बा को हम ते से मिला रहे हैं, लय को हम का से मिला रहे हैं, फै को हम जा से मिला रहे हैं, गे को हम पै से मिला रहे हैं, को हम कर से मिला रहे हैं, पी को हम जैसे मिला रहे हैं, और जो को हम रा से मिला रहे हैं। बस ये हो गया। तो इससे आपके पुरानी लिप्त नहरों के भी नाम याद हो गए, और पुरानी लिप्त नहरों को नई लिप्त नहरों में किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है वो भी आपको नाम हो गए। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न 2021 में मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में बनने वाला है, इससे आप बच नहीं सकते। साथ में ही जो आज हम चंबल घाटी परियोजना की बात करने वाले हैं, तो चंबल घाटी परियोजना में देखिए
2019 में ये बड़े क्वेश्चंस के रूप में चंबल घाटी परियोजना आ चुका है। तो उसमें क्या क्या पूछे गए थे वो हमने शुरू में लेसन का प्रारंभ जब हम किया था उस समय भी हमने बात कर ली थी। फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना में एक तो साझेदार राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों की ये साझी परियोजना है, राज्यों के नाम हैं। उसके बाद में उद्देश्य क्या हैं इस परियोजना के। उसके बाद में निर्मित बांध, चंबल घाटी परियोजना के दौरान कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया है। और अंतिम जो बात थी वो लाभ, चंबल घाटी परियोजना का क्या लाभ रहा है। तो 4 बिंदुओं में इसका वर्णन किया गया है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, चंबल घाटी परियोजना की हम बात कर लेते हैं। यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की अभी हमने बात की ना, साझेदार राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान व मध्य प्रदेश, 2 इसमें साझेदार राज्य हैं, दोनों की संयुक्त परियोजना है। 50-50%, मतलब इन दोनों राज्यों का हिस्सा कितना था इसमें, 50-50%, 50:50%, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का प्रारंभ सन 1952 से 1954 में हुआ। 1952 में प्रारंभ हुआ और 1954 में बनकर ये तैयार हो गई। तो 1952 से 1954 में हुआ। इस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य, अब उद्देश्य हम यहाँ पे अलग से टॉपिक डाल करके 2019 में पूछा गया है ना। अब इस चंबल घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य देखिए यहीं से उठाएंगे। चंबल नदी में आने वाली बाढ़ों को, चंबल नदी में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित कर, चंबल नदी में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित कर, जो बाढ़ आया करती थी इसमें उनके ऊपर नियंत्रण हो गया। 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना था। देखिए, एक तो सिंचाई अधिक भूमि की हो पा रही है अब वर्तमान समय में, और जो बाढ़ें आया करती थी वर्ष पर्यंत, उन बाढ़ों के ऊपर भी नियंत्रण हो गया है। तो ये मुख्य उद्देश्य हो गया ना। उसके बाद में देखिए, इस नहर परियोजना का निर्माण कार्य, इस नहर परियोजना का निर्माण कार्य 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में। जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य सिर्फ 2 चरणों में हुआ था और इसका 3 चरणों में हुआ है। तीनों चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। 3 चरण हैं, बांध कितने हैं, 4 बांध हैं। अभी 2019 में ये भी तो पूछा गया ना कि भाई चंबल घाटी परियोजना में निर्मित बांध कौन कौन से हैं, निर्मित बांध कितने हैं, तो 4 बांध हैं। तीनों चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 3 बांधों के द्वारा विद्युत उत्पादन एवं 1 बांध के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। 3 बांधों के द्वारा तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है और 1 बांध के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, जिनकी हम बात नीचे करने वाले हैं। इस परियोजना में 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। कितनी लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है, 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में मैंने लिखवाया हुआ है, ये आपकी किताब में कहीं भी नहीं है, लेकिन आप इसको नॉलेजेस पार्ट के रूप में रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस परियोजना में 8 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। और आपको ध्यान आ गया होगा, अभी जो हमने बात की है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भी 8 ही लिफ्ट नहरें हैं। इस मैटर को आप हटाना चाहिए तो हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो आप ध्यान करें। जिनमें से 2 लिफ्ट नहरें कोटा जिले में, 2 लिफ्ट नहरें कोटा जिले में हैं एवं 6 लिफ्ट नहरें 12 जिलों में स्थित हैं। 6 लिफ्ट नहरें 12 जिलों में स्थित हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से 1 बांध एमपी में, 1 बांध तो मध्य प्रदेश में है और 3 बांध राजस्थान में स्थित हैं। ये भी आप ध्यान कर लेंगे, ये भी मेजर बात हो गई। 1 बांध मध्य प्रदेश में है और 3 बांध राजस्थान में स्थित है। अब देखिए इसके चरणों की हम बात कर लें। प्रथम चरण को लेकर के हम बात करें, इस चरण के अंतर्गत 1959-60 में 2 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में 1959-60 में 2 बांधों का निर्माण किया गया। 2 बांधों का निर्माण किया गया 1959-60 में 2 बांधों का निर्माण किया गया। अब 2 बांध कौन कौन से हैं, गांधी सागर बांध है और आपका दूसरा जो बांध है वो कोटा बैराज है। दूसरा क्या है, कोटा बैराज है। ये 2 बांध हैं। तो गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है। सन 1959-60 में चंबल परियोजना में निर्मित प्रथम व सबसे बड़ा बांध, प्रथम भी यही है, सबसे पहले कौन सा बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध, और सबसे बड़ा बांध भी यही है।
जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पास, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, मंदसौर जिले के पास रामपुरा, भानुपुरा, रामपुरा है, भानुपुरा है और पठारों के मध्य बनाया गया है। रामपुरा और भानुपुरा के जो पठार हैं उनके मध्य बनाया गया है। इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं, दो नहरें निकाली गई हैं। एक है बाई नहर है, दूसरी है दाई नहर। बाई नहर और दाई नहर, इनमें मैटर आप याद करना चाहिए तो कर सकते हैं। बाई नहर की बात कर लें हम, यह नहर बूंदी जिले तक पहुंचकर मेज नदी में मिल जाती है। बूंदी जिले तक पहुंचकर मेज नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इधर साइड में थोड़ा सा लिखा हुआ मैटर क्या है, ये गांधी सागर बांध, इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर बांध से किसका उत्पादन किया जाता है, विद्युत का। ये भी आप ध्यान कर लेंगे, लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, है ना। उसके बाद में दाई नहर देखिए, यह नहर पार्वती नदी को पार करते हुए मध्य प्रदेश में मिल जाती है, जिस पर एक जल विद्युत स्टेशन बनाया गया है। तो बाई नहर और दाई नहर दो नहरें निकाली गई हैं गांधी सागर बांध से। उसके बाद में कोटा बैराज की हम बात कर लें। कोटा बैराज ये दूसरे नंबर का बांध है प्रथम चरण में। प्रथम चरण में ही चंबल नदी पर चंबल नदी पर कोटा जिले के समीप सन 1960 में, प्रथम चरण में ही चंबल नदी पर कोटा जिले के समीप 1960 में कोटा बैराज नामक बांध बनाया गया। प्रथम चरण में ही चंबल नदी पर कोटा जिले के समीप सन 1960 में कोटा बैराज नामक बांध बनाया गया, जिसके द्वारा केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अभी हमने जो गांधी सागर बांध की हमने बात की, उससे विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि कोटा बैराज से सिर्फ और सिर्फ सिंचाई सुविधा ही उपलब्ध होती है। इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। इस बांध से भी क्या, दो नहरें निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर। दोनों नहरें इस बांध से भी निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर। इस नहर से, बाई नहर देखिए सबसे पहले, इस नहर से राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों में सिंचाई व जल आपूर्ति होती है। कोटा बूंदी जिलों में, इन दोनों जिलों में सिंचाई व जलापूर्ति होती है। दाई नहर की बात कर लें, यह नहर पार्वती व परवन नदियों को पार करते हुए मध्य प्रदेश में चली जाती है। ये पार्वती और परवन नदियाँ किनकी सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दाई नहर पार्वती व परवन नदियों को पार करते हुए मध्य प्रदेश में चली जाती है। अब देखिए दूसरा चरण, द्वितीय चरण की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय चरण, प्रथम चरण में दो बांध बनाए गए, उनकी हमने बात कर ली। अब दूसरा चरण जो है, गांधी सागर बांध हो गया और कोटा बैराज हो गया। दो चरणों में हम, प्रथम चरण में हमने दो बांधों की बात की। अब द्वितीय चरण देखिए, इस चरण में एक बांध का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। कोटा बैराज से सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही थी, जबकि गांधी सागर बांध जो है उससे, और यहाँ पे देखिए राणा प्रताप सागर बांध, इससे, इन दोनों बांधों से तीसरा बांध और आएगा, उससे भी विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस राणा प्रताप सागर बांध से विद्युत या जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए राणा प्रताप सागर बांध, यह बांध गांधी सागर बांध से, गांधी सागर जो बांध है मंदसौर जिले में एमपी में स्थित है, उससे 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ जिले में, क्योंकि तीन बांध कहाँ हैं, राजस्थान में है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और आपका ये देखिए जवार बांध। तीन बांध जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। द्वितीय चरण की हम बात कर रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात के पास, चूलिया जलप्रपात जो है 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, है ना। जो चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात के पास सन 1970 में बनाया गया, जिसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना था, जो हमने ऊपर भी बात कर ली है ना। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये राणा प्रताप सागर बांध। कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है। अब देखिए तृतीय चरण की बात कर लें, तीसरा चरण। इस चरण में सन 1972 में राउत भाटा से इस चरण में सन 1972 में राउत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप, राउत भाटा कोटा में, कोटा के समीप
बोरावास गांव में एक बांध कौन सा बांध? एक बांध जवाहर सागर बांध बनाया गया। यहाँ पे चाहें तो आप 1 नंबर भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये तीसरे चरण का एक बांध है, ठीक है ना, तीसरे चरण का एक बांध है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जवाहर सागर बांध है। अब देखिए जवाहर सागर बांध की हम डिटेल से बात करें। सन 1972 में कोटा जिले में जल विद्युत उत्पादन, अभी हमने बात कर ली ना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों जो बांध हैं ये इनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जबकि कोटा बैराज जो प्रथम चरण में बनाया गया था, तो कोटा बैराज से सिर्फ और सिर्फ सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो ये भी आप ध्यान करेंगे। सन 1972 में कोटा जिले में जल विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण किया गया। इस बांध पर ही कनाडा देश के सहयोग से, ये आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, ये नॉलेजेस पार्ट के रूप में है। इस बांध पर ही कनाडा देश के सहयोग से, कनाडा जो देश है उसके सहयोग से परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई, परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई। अब निष्कर्ष देखिए, चंबल घाटी परियोजना का निष्कर्ष क्या है उसकी हम बात कर लें निष्कर्ष के रूप में। देखिए साझेदार राज्य कौन से हैं उनकी हमने बात कर ली, उद्देश्य क्या है उनकी हमने बात कर ली, निर्मित बांध कौन कौन से हैं उनकी हमने बात कर ली, और लाभ यही तो हुआ है। सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है? सबसे बड़ा लाभ यही तो हुआ है कि बाढ़ों पर नियंत्रण आ गया। अब निष्कर्ष को हम लाभ में कंसिडर कर सकते हैं, निष्कर्ष में जो हम लिख रहे हैं उसको हम लाभ में लिख सकते हैं। अब देखिए इधर, चंबल परियोजना के द्वारा ही कोटा जिला एक औद्योगिक केंद्र बन गया है। आज राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो कोटा नगर है। कोटा नगर को हम औद्योगिक नगरी और शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। चंबल परियोजना के द्वारा ही कोटा जिला एक औद्योगिक केंद्र बन पाया है। चंबल परियोजना के बनने के कारण भयंकर बाढ़ों पर नियंत्रण होने के साथ ही 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है तथा चंबल कमांड क्षेत्र एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो पाया है। कमांड क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चंबल नदी में जितने क्षेत्र का जल एकत्रित होता है, चंबल नदी के बेसिन में जितने क्षेत्र का जल एकत्रित होता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र चंबल कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और जिसका विकास एक पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ है। देखिए मैं एक चीज़ फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2020 में इस लेसन से कोई बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है, तो 2021 में आपको डेफिनेटली आपको इस लेसन से या तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मिले या फिर चंबल घाटी परियोजना मिले, क्योंकि ये 19 में ये क्वेश्चन आ चुका चंबल का, तो अब ये 21 में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चंबल या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चंस के रूप में मिलेगा, तो इसको भी आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में है। छप्पन लाख हेक्टेयर भूमि वही बात है, या 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि वही बात है ना? तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। पाँच 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि, अब यहाँ भी इसको आप इसी रूप में लिख देंगे, 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि, इसको भी आप इसी रूप में ध्यान करेंगे। 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि, ये ध्यान करना है, 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि, ऐसे ध्यान कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और स्कूल तो पता नहीं कब खुलेंगे, तब तक जैसा हो रहा है वैसा बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।